और इस वक्त की अहम खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में जंगल राज वाले बयान पर अब भजनलाल शर्मा यानी कि मुख्यमंत्री सरकार ने अब पूरी तरह से करारा पलटवार कर दिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने का फोबिया हो चुका है। सरकार ने तथ्यों के साथ में जवाब देते हुए दावा भी किया कि राज्य में अपराधों में ऐतिहासिक कमी आई है और कानून व्यवस्था पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की नेता की हत्या के मामले में सिर्फ 7 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण भी बताया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज भ्रम फैलाने के लिए फिर एक तथ्यहीन ट्वीट किया है। माननीय अशोक गहलोत जी, आप तथ्यों का अध्ययन किया करो। अब राजस्थान में जंगल राज नहीं है जो आपके राज में जंगल राज था, अब कानून का राज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस मजबूती से काम कर रही है। आज आपने एक मर्डर जो दुखद घटना थी, रमेश सेनानी जी की हत्या का जिक्र किया। आपको ध्यान होना चाहिए, रमेश सेनानी जी की हत्यारों को मात्र 7 घंटे में राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो बाहर के प्रदेश का रहने वाला हत्यारा था। मजबूती से हमारी पुलिस ने काम किया है। आप बार बार जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह के ट्वीट करते हैं, उससे लगता है कि आप तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का विकास पच नहीं रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2024 अक्टूबर से लेकर 2025 अक्टूबर तक हत्या के मामलों में ही 19% से ज्यादा की कमी आई है। अन्य अपराधों को आप देखेंगे तो हर प्रकार के अपराध में कमी देखने को मिली है। मैं तो चित्तौड़गढ़ पुलिस की पीठ भी थपथपाऊंगा, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है और उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान विकास की गति पर बढ़ रहा है। राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेशों में अब लोग जानने लगे हैं। तो आप ये भ्रमित करने की राजनीति बंद करें, आधारहीन ट्वीट करना बंद करें। आपको मुझे लगता है हवाबाजी का फोबिया हो गया है। झूठी तथ्यहीन हवाबाजी करने से जनता आपको पसंद नहीं करेगी, उल्टा आपके ट्वीट पर अब हंसने लगी है जनता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का ट्वीट का खेल है, अब जनता उब चुकी है और माननीय भजनलाल शर्मा जी के विकासोन्मुखी विचार के साथ खड़ी होकर के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। अजमेर के नाका मदार स्थित नेहरू नगर क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक कबाड़ के इस गोदाम में आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। आग ने इतना विकराल रूप अख्तियार किया कि गोदाम में लगी आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया और लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी। हालांकि समय रहते दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल में किया, जिससे बड़ा हादसा होने से यहां पर टला। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। रात को करीब 9:25 की सूचना है। आजादपार फायर स्टेशन सूचना मिली कि श्रीनगर रोड पे नेहरू नगर में कोई कबाड़ी के गोडाउन में आग लगी है। तो हमने पहले जो सेदरिया से गाड़ी भेजी थी, उसके बाद में आजादपार फायर स्टेशन से गाड़ी भेजी। उसके पश्चात वहां पहुंचने से ही पता चला कि आग काफी ज्यादा थी और कबाड़ी के गोडाउन के जो सामान थे उसमें ज्यादा थे। उसके पास में एक टायर का गोडाउन भी था। तो धीरे धीरे आग काफी फैलती गई। रूपवास में बुधवार शाम लूट के प्रयास के दौरान व्यापारी पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। विरोध करने पर चली गोली से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में एडमिट भी करवाया है। घटना के विरोध में रूपवास व्यापार संघ ने गुरुवार को बाजार बंद रखा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर विधायक डॉक्टर रितु बनावत, पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। एएसपी हरिराम कुमावत और सीओ नीरज भारद्वाज सहित पुलिस टीम ने वहां पर हालातों को संभाला और जल्द अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया।
तो घटना के विरोध में यहां पर देखिए कि किस तरह से व्यापार संघ पूरी तरह से एकजुट होकर के बाजार को बंद रखता है। उनकी दुकान पे काम करने वाला विष्णु, दोनों युवक अपनी दुकान को बढ़ा करके और ज्वेलरी के कुछ आइटम थैले में लेकर के और अपने निवास बाकी बिहारी कॉलोनी में जा रहे थे। तो कॉलोनी के अंदर ही उनके घर से कुछ पहले दो युवक थे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे, एक युवक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। उनके पीछे कान के पास से कोई फायर की आवाज़ आई और इसी दौरान जो फायर करने वाले युवक ने उनसे वो थैला छीनने की कोशिश की। धीरे जो थैला लेकर के अंदर एक कोई दुकान में घुस गया और इसी दौरान वहाँ कोई दो तीन फायर करने की। शहर के बर्दे भाटा निवासी 82 साल की महिला का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद में निधन हुआ। परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनका पार्थिव शरीर कांकेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए दान में दिया। साल 2020 में स्थापित कांकेर मेडिकल कॉलेज के इतिहास में यह तीसरा देहदान है। सरोज देवी शर्मा समेत अब तक 3 लोगों के पार्थिव शरीर कॉलेज को सौंपे जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया कि पार्थिव शरीर छात्रों के लिए साइलेंट टीचर की तरह होता है, जिससे वे मानव शरीर के अंगों का अध्ययन करके चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देना सीखते हैं। परिजनों ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में पार्थिव शरीर दान करने का निर्णय किया। और अब मध्य प्रदेश के नीमच की बात करेंगे। शहर के बीचों बीच एक बड़ी चोरी की वारदात ने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। कमल चौक में मेडिकल व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर के अज्ञात चोर 1,70,000 रुपए ले उड़े। दिन दहाड़े हुई चोरी ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली है, बल्कि व्यापारी वर्ग में भी चिंता को बढ़ा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस यहां पर पूरी तहकीकात के लिए आई है। कार के शीशे तक यहां पर टूटे मिले हैं और चोरों की हिमाकत तो आप देखिए कि किस तरह से दिन दहाड़े कार के शीशे तोड़ करके और यहां से चोरी करके फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार राजस्थान में चोरों को खौफ क्यों नहीं है? सरकार बेहद सख्त है, गंभीर है, उसके बावजूद चोरों में कानून व्यवस्था का किसी भी तरह का डर क्यों नहीं है? चोर लगातार इतने बेखौफ कैसे और क्यों होते जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। छोटा ब्रदर जो है लेकर के यहाँ पे भी पार्क करी थी और पार्क करने के बाद में वो अपना फुटवेयर परचेज कर रहे थे। जब आया तो उन्होंने गाड़ी पंचर थी, पीछे का शीशा जो है टूटा हुआ दिखा और उसके अंदर जो है एक बैग रखा था जिसमें कैश था। वो बैग गायब था और उनकी वाइफ, छोटे भाई, उनका पर्स भी गायब रहा। अभी मामला संज्ञान में आया है और घटनास्थल पे हमने देखा है और फोर्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। जो मतलब जाने का रूट है, जो अभी कैमरे में जो दिखा है उस हिसाब से, तो इसकी जांच की जा रही है और जांच पे ही कैमरे वगैरह फुटेज देखे जा रहे हैं। इसमें बढ़ते हैं आगे। जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हसदेव और महानदी की कई घाटों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संयुक्त टीम ने 11 ट्रैक्टर रेत सहित जब्त किए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए अवैध भंडारण को तुरंत नदी में डाले। रेत के अवैध कारोबार पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। राजस्व, पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने हसदेव और महानदी के कई रेत घाटों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 11 ट्रैक्टर रेत परिवहन करते हुए जब्त किए गए। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी अवैध रेत भंडारण मिले उसे तुरंत नदी में डाला जाए। उन्होंने कहा कि जिले में रेत के अवैध कारोबार पर अब सख्त और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो रेत माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चलती है, बड़ा डंडा। कई घाटों पर यह छापामार कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर जेसीबी का पीला पंजा कार्रवाई के तहत चलता है और अब साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस तरह से जो है रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई एक तरह से बानगी के रूप में देखी जा सकती है।
डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, तीनों विभागों की संयुक्त टीम लगातार माइनिंग जहां भी इल्लीगल तरीके से हो रही है उस पर सतत कार्रवाई चल रही है। और अभी विगत अभियान में हमने 100 से ज़्यादा गाड़ियों को पकड़ा है। इसके अलावा जो लाइसेंस जिनके जो इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना में लंपी स्किन डिजीज का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मवेशियों की मौतों से ग्रामीणों में काफी अफरा तफरी मची हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सा विभाग की उदासीनता के कारण हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। महाकाल प्रकृति गौ सेवा समिति के कार्यकर्ता अपने निजी खर्चे पर लंपी से पीड़ित गायों का इलाज करते हुए दिखाई देते हैं। समिति से जुड़े विवेक शर्मा और राहुल रेवारी का कहना है कि वे खुद दवाएं खरीद कर पशुओं का उपचार कर रहे हैं। बयाना पशु चिकित्सालय की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो देखिए, लंपी बीमारी यहां पर गायों में फैलती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर के बयाना की ये तस्वीरें हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आज के समय पे कुछ दिनों से गौ माता में बहुत भयंकर तरीके से बीमारी, लंपी की बीमारी फैल रही है। इसको लेके हमने जो आपका पशु चिकित्सालय है वहां पे हमने इसके बारे में खबर दी, पर कोई पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आया नहीं है अब तक, और ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया ढंग से। जब भी हमने कई गौ माताओं को लेके इनसे बात की थी कि यहाँ पे बीमार पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, हो सकता है ये खत्म भी हो जाए, पर वो इस बात को कान में लेके उन्होंने कुछ किया नहीं खास। इसके बाद फिर हमारी जो समिति है उसमें एक्टिव कुल मिला के 15-16 मेंबर हैं। उन्होंने अपने ही वित्त से अपने ही तरीके से सेवा करके गौ माताओं की जिनके लंपी इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है, ना कोई पशुपालन विभाग जो है पूरी तरीके से हमें कोई रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उनके पास जाओ, वहां पे कुछ अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उन जैसे कि हमारे वहां पर घनश्याम जी हैं, उनसे मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने हमें बताया कि 1962 पे कॉल करो। ऐसा हमें काफी नॉलेज भी है कि 1962 शहरी योजना के लिए नहीं है, वो ग्रामीण। सीकर के श्री माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर बस्सी गांव में पैंथर आने का मामला देखने को मिला है। जयपुर चिड़ियाघर की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया। जयपुर की टीम सकुशल ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग ले गई। खंडेला जाजोद पुलिस थाना का जाब्ता भी यहां पर मौजूद रहा। श्री माधोपुर वन विभाग के अधिकारी और टीम भी मौजूद रही। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, सच बेधड़क पर पैंथर का रेस्क्यू यहां पर किया जाता है। श्री माधोपुर की तस्वीरें और रविकांत हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, किस तरह से यहां पर रेस्क्यू किया जाता है, कब शुरू किया गया, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बताना चाहूंगा आपको, करीब सुबह 8 बजे लेपर्ड एक घर के पास बने एक चारा रूम में घुस गया था, जिसके बाद एक महिला ने देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के माध्यम से वन विभाग को सूचना मिली और वन विभाग की टीम, श्रीमाधो टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने ट्रैंकुलाइज करने के लिए जयपुर चिड़ियाघर की टीम बुलाई, जो करीब 1:40 पर बस्सी पहुंची थी। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद ही हालांकि लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करके वन विभाग कार्यालय ले जाया गया, जबकि चारों ओर देखने वाले लोगों की भीड़ जुट गई वहां पर, जिससे सुबह से लेकर करीब 3 बजे तक भीड़ मौके पर जुटी रही। श्रीमाधोपुर वन विभाग, खंडेला वन विभाग, जाजोद पुलिस थाना, श्रीमाधोपुर पुलिस थाने की टीम मौके पर मौजूद रही और जयपुर चिड़ियाघर से डॉक्टर अशोक कुमार कंवर के नेतृत्व में जो टीम पहुंची थी, उन्होंने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे रविकांत, क्या पहले भी यहाँ पर ये किस तरह का इलाका है, क्या यहाँ पर पहले भी पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला या फिर अचानक से पैंथर दिखाई देता है, क्या ये पहली दफा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये रिहायशी इलाका है। सबसे बड़ी बात ये रही कि रिहायशी इलाका होने के बावजूद भी लेपर्ड एक चारा घर में जाकर सो गया। अब ये नहीं पता कि लेपर्ड उसमें देर रात को घुसा या सुबह घुसा, लेकिन सुबह जब 8 से 9 बजे के बीच में एक महिला भैंस के लिए चारा लाने गई तो उसने देखा कि एक अलग से जानवर सो रहा है। तो एक लड़के ने वहां से फोटो पिक किया। फोटो पिक करने के बाद उस पिक को जूम को दिखाया तो उनको लगा कि ये तो लेपर्ड है, मतलब कि अपना लेपर्ड दिखा के फिर उसके बाद में लोगों को सूचना दी। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली वैसे वैसे भीड़ इकट्ठी हुई। रही बात
मूवमेंट इस बच्ची गांव के आसपास का जो इलाका है वो खेतों का इलाका है, जहां पर पहले भी कई बार पैंथर के मूवमेंट देखे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज जब पैंथर को देखा गया तो चारा रूम में था, चारा घर में था, जिसको चारों ओर से टैंड के माध्यम से बंद किया गया। केवल एक गेट आगे से खुला हुआ था। जो लोगों ने उसको, जिस घर में मौजूद था पैंथर, उस घर परिजनों ने उसको बंद कर दिया, जिसके बाद वो कहीं बाहर नहीं निकल सका और रिहायशी इलाके में नहीं घुस सका। मौजूद रिहायशी इलाके में था। अगर पैंथर बाहर होता तो अलग प्रकार की कई सूचनाएं हो सकती थी, किसी को घायल करने की या और कुछ दहशत की ऐसी कुछ सूचनाएं मिल सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि वो पैंथर यहाँ पर राहत की बात यह है कि गनीमत ये रही कि किसी को किसी भी तरह से नुकसान यहाँ पर पैंथर ने नहीं पहुंचाया और समय रहते वन विभाग की टीम ने यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया। साथ ही लोगों की यहाँ पर जागरूकता भी देखने को मिली कि किस तरह से तुरंत यहाँ पर वन विभाग की टीम को समय पर बुला लिया गया। और अब भिंड की बात करेंगे, जहां पर खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिला है। प्रशासन बेबस है। गोहद के डांग में माइनिंग टीम और माफियाओं में झड़प देखने को मिली। अवैध खंडों से भरी ट्रॉली यहां पर टीम पकड़ने गई थी। माफियाओं ने टीम को घेर करके ट्रैक्टर छुड़ाया। ट्रॉली खाली करके माफिया मौके से फरार हुए। खनिज विभाग की टीम दबंगे के आगे बेबस दिखाई देती है। अधिकारी और बल मौजूद वहां पर रहा, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। झड़प का फेसबुक लाइव वीडियो जम करके वायरल हुआ। घटना गोहद चौराहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सच बेधड़क न्यूज इस वायरल वीडियो की किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं करता है। तो खनन माफियाओं का बोलबाला यहां पर देखने को मिला। माइनिंग टीम और माफियाओं में जम करके झड़प होती है। ये वीडियो जम करके सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सच बेधड़क इस वीडियो की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। और अब पाली के सुमेरपुर की बात करेंगे, जहां पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 21 मामले सामने आए, जिनमें राज्य स्तर, संभागीय स्तर, जिला कलेक्टर और उपखंड स्तरीय मामलों पर चर्चा होती है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का जल्द और पारदर्शी तरीके से समाधान हो। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारियों ने भी भाग लिया। जो उपखंड लेवल के अधिकारी थे वो भी इस सुनवाई के अंतर्गत भाग लेते हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि 21 मामलों पर सुनवाई होती है और तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए जाते हैं। तो तस्वीरें लगातार जन सुनवाई की आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर जन सुनवाई हो रही है और संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ये जन सुनवाई करती है। हमारी पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में आयोजित हुई है, जिसमें लगभग 21 के करीब परिवार प्राप्त हुए, जो सभी प्रकार के परिवार हैं, जिसमें कि नगर पालिका से रिलेटेड साफ सफाई के लिए या कोई विद्युत खंभों को इधर से उधर से ट्रांसफर कराने के लिए, गोचर भूमि के अतिक्रमण से संबंधित भी हैं, कुछ लोगों ने पट्टों से संबंधित विवाद भी प्रस्तुत किए हैं, कुछ सीसी रोड से संबंधित या नालियों की सफाई से संबंधित है। समस्याएं जो प्रस्तुत हुई हैं उन सभी पर हमने टाइमलाइन दी है कि आपको अमुक समस्या को इतने दिन में निस्तारित करना है। तो प्रत्येक प्रकरण में हमने टाइमलाइन तय की है और जो विभागीय अधिकारियों जितने भी उपस्थित हैं उन सबको निर्देशित किया है कि सभी परिवारों की गहराई में जाएं, गंभीरता से लें, उनको संवेदनशीलता से सुने और प्रत्येक परिवार को इस तरह से ट्रीट करें कि उसका निस्तारण किया जाना है। कार्रवाई नियमानुकूल रूप से ही करें, लेकिन उन पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और आप कोटा के इटावा की बात करेंगे, जहां पर डीएसपी ओम प्रकाश सरावग ने आज इटावा वृत्त कार्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। डीएसपी ओम प्रकाश का तबादला अजमेर दक्षिण से इटावा के लिए किया गया है। कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। डीएसपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस आमजन के हित में काम करती है और लोगों के परिवारों का समय पर निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व आरपीएस शिवम जोशी के अजमेर उत्तर तबादले के बाद में ओम प्रकाश
सरावत ने पदभार संभाला। पुलिसकर्मियों और नगर के प्रबुद्धजनों ने नवनियुक्त डीएसपी का माल्यार्पण करके स्वागत भी किया। तो कोटा के इटावा की ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि ओम प्रकाश सरावत ने डीएसपी का पदभार तुरंत प्रभाव से संभाल लिया है। प्राथमिकता तो पुलिस प्राथमिकता 2025 की तो अनुपालना के साथ साथ हमारा पूरा फोकस भारतीय स्तर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और क्राइम कंट्रोल का, और साथ में प्रिवेंशन एक्शन के कार्य कंटिन्यू करते रहेंगे हम। और दूसरे जो न्यू क्रिमिनल लॉज के स्टैंडर्ड या पैरामीटर्स हैं उनमें हमारा सर्किल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर लोरमी में भव्य यूनिट मार्च का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साह विशेष रूप से मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूनिटी मार्च की शुरुआत लोरमी के रेस्ट हाउस से हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा को विशेष रूप से सजाए गए रथ में विराजमान करके यात्रा शुरू की जाती है। मुख्य अतिथियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की और यात्रा का आगाज किया। मार्च में हजारों की संख्या में एनसीसी, एनएसएस, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सबसे आकर्षक दृश्य 500 मीटर लंबे तिरंगे का रहा, जिसे युवा प्रतिभागी हाथों में हाथ थामे चल रहे थे। लहराता तिरंगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जीवंत प्रतीक बना। और अब झुंझुनू की बात करेंगे, जहां पर थाईलैंड में ऊंचे वेतन और बेहतर जीवन का सपना दिखा करके भारत के सैकड़ों युवाओं को म्यांमार के साइबर क्राइम कैंपों में फंसा दिया गया, जहां पर उन्हें जबरन ऑनलाइन ठगी करने पर मजबूर किया जाता था। झुंझुनू के एक व्यक्ति भी ऐसे ही जाल में फंस गए। नौकरी के बहाने थाईलैंड बुला करके उन्हें डंकी रूट से म्यांमार ले जाया गया। पीड़ित से पासपोर्ट छीना और हथियारबंद गार्डों से घिरे कैंप में कैद किया गया। तो वहां पर हर युवक को नई पहचान दी गई। पीड़ित को नैन्सी नाम दिया गया, जिन्हें अमेरिकी बुजुर्गों से ऑनलाइन ठगी करने को कहा गया। टारगेट पूरा न करने पर करंट से झटके और भूखा रखने जैसी सजा भी मिलती थी। भारत सरकार के विशेष कैंपेन में करीब 500 भारतीयों को छुड़वाया गया, जिनमें पीड़ित भी शामिल था। उनका कहना है, हम सोच रहे थे कि विदेश जाकर के पैसे कमाएंगे, लेकिन हमें साइबर ठग बना दिया गया। यह आधुनिक गुलामी है। कोटपुतली के विराटनगर की बात करेंगे। राजमार्ग पर उपखंड कार्यालय पावटा रोड के पास में शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के पावटा भेजा, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। शव की शिनाख्त आईटीबीपी के जवान विक्रम चौधरी के रूप में हुई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद में आगे की कार्रवाई होगी। विक्रम जाट, पुत्र कैलाशचंद जाट, जाति जाट, उम्र 36 साल, निवासी ढाणी सितोषपुरा, वीर तेजाजी नगर का शरीर अचेत अवस्था में किशन धर्मकाटा एनएच दिल्ली जयपुर के पास मिलने पर मौके से लाकर उप जिला हॉस्पिटल पावटा लेके आ रहे, जहां बीएसएफ स्थापना दिवस की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली रायसिंह नगर सीमा सुरक्षा बल के 163वीं बटालियन कैंपस पहुंची, जहां पर जवानों ने देशभक्ति के नारों के साथ में पुष्प वर्षा करके उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जम्मू से 9 नवंबर को रवाना हुई रैली में 40 बाइक सवार जवानों के साथ 4 महिला जवान भी शामिल है। ये दल 1800 किलोमीटर की यात्रा तय कर 19 नवंबर को गुजरात के भुज पहुंचेगा, जहां पर समापन किया जाएगा। रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना, बीएसएफ के योगदान से अवगत कराना और युवाओं को सेना भर्ती के लिए प्रेरित करना है। जमीन को 9 19 को गुजरात में भुज में पहुंचेंगे। उद्देश्य तो ये है कि 60 साल बीएसएफ के हो चुके हैं, होने वाले हैं, मतलब दिसंबर में 60 साल वर्षगांठ मना रहे हैं हीरक जयंती। और इसमें इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं कि जो ड्रग्स के अगेंस्ट यूथ को ड्रग अब्यूज से बचाएं, उनको मेन स्ट्रीम में ले आएं।